हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद संकुल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ष 2018 में आए हुए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न दोस्तों हमारे एमपी टेट वर्ग 2 मुख्य चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। और अभी न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा था कि जो इसका जो है जुलाई माह के अंतिम तक इसका जो है दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि इसका पेपर जो है हमारा सितंबर माह में हो जाए स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पिछले वर्षों के प्रश्न जो है हल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो में हमारा ये दोस्तों कुल 60 प्रश्न रहेंगे जो कि वर्ष 2018 में आए हुए थे। आप जानते हैं कि वर्ष 2018 में कुल 150 प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसमें से 60 प्रश्न आपके गणित के प्रश्न थे, बाकी हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी के थे। तो बताएंगे कि मतलब आप ये देख लीजिएगा कि किस टाइप से प्रश्न आए हैं और इन्हें किस प्रकार से हल किया जा सकता था। दोस्तों इसका जो है संपूर्ण जो हल दोस्तों मैं अगले वीडियो में ला दूंगा या जल्द ही अपने चैनल में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जैसे ही हमारा नया वीडियो आता है तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा पहला प्रश्न था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये कक्षा 6 व 7 के पाठ से आए हुए हैं। अर्थात दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कक्षा 6 से आपको 10 तक पढ़ना होगा। चाहे आप गणित के प्रश्न पढ़ें, चाहे आप गणित के मतलब टीचर हों या इंग्लिश के टीचर हों या किसी भी विषय के मतलब टीचर के लिए मतलब एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको 6 से 10 तक की जो कक्षा क्लास है उसका दोस्तों पूरा जो है बुक बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तब आपको अच्छे से ये क्लियर होंगे और आपको समझ आएगा। तो जैसा आप जैसे देख सकते हैं यहाँ कि आपका पहला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जैसा आप देख सकते हैं कि 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप जानते हैं इसके अलावा किसी भी पूर्णांक को उसकी गुणात्मक तत्सम के गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, इसका ये भी विकल्प था। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 1 योगात्मक प्रतिलोम है, तो ये भी विकल्प था। इसके अलावा 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों हमें यहाँ जो कथन संबंध सही है उसको हमें आंसर चुनना था। तो जैसा आप देख सकते हैं ये चूँकि आंसर की है दोस्तों, तो उसी में से मैं हम आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो, उसका पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये दिया है आंसर, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने आंसर दिया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। मतलब आपको कक्षा 6 से 10 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको दूसरे प्रकार के प्रश्न भी हल करने होंगे। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देख सकते हो आप लोग कि यदि 1368 रुपये की धनराशि 24 लोगों के बीच वितरित की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है। सिंपल दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना था। इसमें 1368 को आपको 24 से भाग देना होता था, तो आपको 57 आंसर आ जाता था। इस प्रकार से आपका ये हल करना था। इसके अलावा प्रश्न तीसरा देखिए, एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरह से भरता है तो 7 वर्गों को आधा भरता है और 7 वर्गों का आधा भरता है, तो कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये कक्षा 6 7 8 के प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने दोस्तों सॉल्व किया इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये पूरी कक्षा 6 7 8 के प्रश्न है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कक्षा 6 से 10 तक का प्रश्न लगाएं। तो इन्होंने आंसर दे दिया। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये दिया है 4 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा एक फर्श। तो इस प्रकार से आपका ये मेंसुरेशन वाला सवाल है ना। मेंसुरेशन और एक हमारा नंबर सिस्टम टाइप, दोनों मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति और नंबर सिस्टम का ये संख्या पद्धति का प्रश्न बन जाता है दोस्तों। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ ये आयु से संबंधित प्रश्न है, जो कि काफ़ी सरल प्रश्न है। राहुल, रोहन और राम की आयु कम से दे दिया है इन्होंने। उनकी आयु योग की राजीव की आयु है, मतलब सबको जोड़ेंगे तो अभी राजीव की आयु के बराबर हो जाएगा और सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है। तो सिंपल देख सकते हैं दोस्तों, चूँकि ये सब जोड़ेंगे तो 13 6 19 10 29 जो है ये राजीव की आयु हो जाएगी। और सुमा की आयु तो 5 वर्ष बाद, चूँकि सुमा जो है राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, तो 29 और 5 जोड़ेंगे आप तो ये 34 आ जाएगा। और कह रहे हैं कि 3 वर्षों बाद सुमा की आयु कितनी होगी, तो आप सिंपल इसमें 3 वर्ष और जोड़ेंगे तो सिंपल ये आपका आंसर आ जाएगा 37। तो इस प्रकार से आपको हल करना था। इसके अलावा इन्होंने गणित से कुछ प्रश्न दे दिया है कि प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म के लिए अन्य नाम है। तो दोस्तों दे दिया था पॉलिनोमियल का प्रश्न है। यदि बहुपद px बराबर x² + ax + b का शून्यक -2 और -3 है तो a b के मान। काफ़ी सरल प्रश्न दोस्तों, आप देख सकते हैं। हम जानते हैं ये जो x² आपका होता है, तो यहाँ दोस्तों ये जो a होगा ये क्या होगा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। और इसके अलावा यहाँ जो b निकालना है हमें, तो ये जो b होगा दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो इस प्रकार से जब आप पूरा सवाल को हल करेंगे तो 5 और 6 आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी सरल प्रश्न है दोस्तों। आई होप कि इस बार भी मुख्य चयन परीक्षा के लिए भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएँ।
इसके अलावा देखे सकते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा क्रेमनियम नियम गुण की व्याख्या करता है। तो ये भी दोस्तों कक्षा 6 और 7 का प्रश्न है ना। क्रेमनियम जानते हैं दोस्तों कि ए प्लस बी बराबर हमें ये शो करना होता है बी प्लस ए। आप यदि योग के अंतर्गत कर रहे हैं तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए करेंगे। यदि आप माइनस कर रहे हैं तो ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए हमें ये सिद्ध करना होता है। इसके अलावा यदि आप मल्टीप्लाई के लिए करते हैं तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए कर सकते हैं। तो आप सिंपल देख सकते हैं यहाँ कौन सा है दोस्तों, आप बता सकते हैं क्या। तो यहाँ जैसे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका क्रेमनियम नियम का गुण हो जाएगा या व्याख्या हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ देखें प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। तो देखिए दोस्तों ये दे दिया है ना, 4 ऑप्शन दे दिया है और आपको ये पढ़ के बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम जानते हैं कि दोस्तों जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है ना। तो इसके अलावा फिर यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आपका पूर्णांक से संबंधित प्रश्न है। ये पूरे दोस्तों ये कक्षा 7 का प्रश्न है जो कि काफ़ी सरल प्रश्न है, देख सकते हैं आप। तो ये पूरा प्रश्न है, आप देख लें एक बार इसको अच्छे से। इसके अलावा ये कोण से संबंधित प्रश्न दे दिया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि एक त्रिभुज जो है एल एम एन है और जो कोण एम है दोस्तों वो 70 डिग्री के बराबर। ये कोण आपका, चलिए बताता हूँ, जैसे यहाँ आपका त्रिभुज है एल एम एन, तो जो कोण दोस्तों एम है ये 70 डिग्री का है और ये कोण बराबर हैं। तो सिंपल दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो अंतःकोण का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सिंपल आपको यहाँ 2x प्लस 70 हो जाएगा और जब आप करेंगे तो 2x बराबर 110 आ जाएगा, है ना। यहाँ 2x बराबर 110 आ जाएगा और x बराबर 55 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर 55 आ जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सरल प्रश्न था दोस्तों। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं x और y के आपको मान बताने थे, मतलब ये हल बताना था कि कौन सा इसका हल नहीं है। तो ये -8 और 23 हल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 4 और 19 को रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसको रखेंगे तो भी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो काफ़ी सरल प्रश्न दोस्तों। इसके अलावा ये आपका अलजेब्रा से प्रश्न था, ये कक्षा 8 के प्रश्न है दोस्तों कि x प्लस ए प्लस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 0, तो एवं ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक्स एवं वाई का मान बताना। तो काफ़ी सरल प्रश्न था दोस्तों, थोड़ा सा आपको हल करना है और यहाँ एक्स वाई के मान निकालना है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो x माइनस 1/x। काफ़ी सरल प्रश्न दोस्तों, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लगाना दोस्तों। यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, जो कि इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये देख सकते हैं आप रैखिक रूप से ये प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि आपकी चर संख्या से प्रश्न बन जाते हैं और ये कक्षा क्लास 6 का प्रश्न है दोस्तों। तो रैखिक रूप से देख सकते हैं आपकी व्यवस्थित 20 कोष्ठों वाली एक मधुकोश संरचना बनाने की आवश्यक रेखा खंड को, तो ये आपका चर वाली प्रश्न है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 101। इसके अलावा यहाँ कोण से संबंधित दिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप तो ये पूरा आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि कोण 1 जो है 61 डिग्री के बराबर है, तो कोण 2 कितना है। तो सिंपल दोस्तों आपको, चूँकि हम जानते हैं कि एक रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। और तो अब यहाँ सिंपल देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि ये जैसे 2 समांतर रेखा है और एक रेखा ये तिर्यक रेखा है। तो यदि ये कोण 61 डिग्री का है तो ये कोण कितने का होगा, तो आपको 180 माइनस 61 करना होगा। आ रहा समझ में, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 10 ए में से 9 गया होगा और इसके अलावा 8 में से 7 में 6 गया 1 और 1, तो ये 119 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। तो ये कोण आपका और ये कोण बराबर होंगे, इसलिए यहाँ जो ये कोण 2 होगा ये 119 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए आंसर क्या आ रहा है हमारा, जैसा हमने बताया दोस्तों 119 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी प्रश्न सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि CDB 45 डिग्री और कोण DAB बराबर 65 डिग्री, तो कोण CBD, ये कक्षा 8वीं का प्रश्न दोस्तों। जैसे कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जानते हैं दोस्तों, यदि हम आयत को टेढ़ा कर दें तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ देख सकते हैं यदि ABCD होगा, तो यहाँ बोल रहा है CDB, तो ये CDB ये कोण हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री और DAB ये कोण हो जाएगा आपको 65 डिग्री। और तो CBD, तो CBD मतलब इसका अर्धक कोण बताना है। तो काफ़ी सरल थोड़े से आपको, चलिए मैं इसका दोस्तों अलग से एक वीडियो बना दूंगा पूरा डिटेल में, इस 60 प्रश्नों का पूरा हल करके दोस्तों एक अलग से वीडियो बना दूंगा और जल्द ही अपना चैनल में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं 18 प्रश्न दोस्तों, एक संख्या ए 13 20 781 को पूर्णतः विभाजित करती है और ए बराबर 1 नहीं है, तो संख्या ए का कौन सा घटक नहीं होगा। तो ये आंसर देख सकते हैं, इस प्रकार से दे दिया है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका त्रिभुज वाला कोण वाला प्रश्न है, ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है। और यहाँ भी आपको देख सकते हैं दोस्तों, ये कक्षा 8वीं का प्रश्न है, जो कि आपके चर समीकरण से आ जाएंगे।
इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 9 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों। हम जानते हैं कि इसके जो भी संख्या दी है उसके अंकों को जोड़ते जाएं और यदि ये उसका जो योग है वो 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होता है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं पॉलिनोमियल वाला सवाल दे दिया दोस्तों। यहाँ इस प्रकार से m का मान ज्ञात करना है और काफ़ी सरल प्रश्न दोस्तों। यहाँ आसानी से आप हल करके इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिर से यहाँ पॉलिनोमियल वाला सवाल दे दिया है जो कि आपको फैक्टर वाला मतलब ये आपकी जो फंक्शन वाला सवाल दे दिया है जहाँ से आपको चूँकि देखिए यहाँ x-1 बराबर एक इसका फैक्टर है तो यहाँ x बराबर 1 हो जाएगा। जब 1 रखेंगे तो यहाँ से आपका m का मान निकल सकता है जो कि 1 हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों। इसके अलावा देखिए पूर्ण संख्या ज्ञात करें तो ये जैसे इस प्रकार से आपको हल करना होगा। चूँकि आप जानते हैं पहले हम 16 का 625 में गुणा करेंगे, है ना, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा। आ रहा था समझ में, तो 9600 तो ये हो जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा सब 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80 तो 32 80 40 तो 400 ये हो जाएगा। इस प्लस ये 10,000 हो जाएगा। और इसके बाद 87 25 में आप 10,000 का गुणा कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 87 25 0000। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सवालों को हल करना है। इसके अलावा ये दोस्तों काफ़ी सरल प्रश्न है। ये आपका कक्षा 7वीं का प्रश्न है, पूर्णांक वाली संबंधित प्रश्न है। तो बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों। यहाँ देखिए आयु वाला सवाल ये भी बहुत ही सरल है। आपका जो कक्षा 8 से संबंधित सवाल है और कक्षा 7 से संबंधित सवाल है। ये भी देख सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ XY के मान निकालना है तो आप पाक्षांतर विधि से हल करके इसको मान निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ तो ये तो एक GK वाला प्रश्न दे दिया दोस्तों कि महाभास्कर 18वीं शताब्दी में पूर्ण किया गया एक खगोलीय कार्य जिसे डैश द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों ये भास्कराचार्य जी के द्वारा लिखा गया था। महाभास्कर ये एक ग्रंथ है, ये एक बुक है। इस प्रकार से सवाल आते हैं दोस्तों। ये फिर इसके अलावा देख सकते हैं ये आपका ये भी गणित का प्रश्न है दोस्तों। जैसा देख सकते हैं डैश बढ़ते पौधों से संबंधित है तो यहाँ देख सकते हैं ये फिनोबैकी फिबोनाची की संख्याएं ये बढ़ते पौधों से संबंधित हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा पेडागोजी वाला भी सवाल आ रहा है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं ये मेंसुरेशन वाला सवाल है। तो बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों। इसके अलावा ये फिर से पेडागोजिक सवाल दे दिया है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों ये भी पेडागोजिक सवाल है, हार्डवर्ड सिद्धांत वाला। फिर यहाँ सिंप्लीफिकेशन दे दिया आपको तो सिंप्लीफिकेशन करना है। भाग सिंपल सरल से दोस्तों, बहुत सरल प्रश्न। ये कक्षा क्लास 8 का प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बता दूं बार बार आपसे ये मैं बोल रहा हूँ कि आप कक्षा 6 से 10 तक पूरा पढ़ डालिए। इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं ये आपका त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज क्षेत्रफल वाला मेंसुरेशन वाला, तो ये भी सरल है। इसके अलावा आपका ये यहाँ से आपको ये नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि माध्य और बहुलक वाला संबंध दी तो आपको मध्य का निकालना है या मीडियन निकालना है, जबकि यहाँ मीन और मोड दे दिया है। तो बहुत ही सरल दोस्तों। हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 मध्य का -2 माध्य होता है। तो ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका पूरा वीडियो बना दूंगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ फिर से दे दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में DC बराबर दे दिया है AB AD की ऊंचाई तथा ये तो AD की। तो काफ़ी सरल प्रश्न दोस्तों ये सब दे दिया है। इसके अलावा यहाँ फिर से दे दिया माध्य वाला सवाल दे दिया आपका, तो ये सब देख लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप प्रश्नों को समझ लें ताकि आप ये आइडिया लगा सकें कि हमारा जो चयन परीक्षा होगा वो किस प्रकार से मतलब चयन परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा ये अनुपात दे दिया है, माफ़ कीजिएगा ये रेखा वाला सवाल है। जैसा देख सकते हैं आप अक्ष वाला कि ये बिंदु की निर्देशांक दे दी है, A का निर्देशांक दे दिया और B का निर्देशांक दे दिया है। और तो मिलाने वाली रेखा YX द्वारा विभाजित होती है तो किस अनुपात में विभाजित। तो आइए आपको याद होगा दोस्तों Y बराबर हमारा जो MX + C होता है। इस प्रकार से फॉर्मूले से करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा। या ये वाला आपको सवाल पता होगा फॉर्मूला x2 - x1 y2 - 1 और इस प्रकार से ये पूरा करेंगे। इसके अलावा यहाँ ये पेडागोजिक सवाल दे दिया दोस्तों GK से संबंधित। इसके अलावा फिर से यहाँ दे दिया ये मेंसुरेशन वाला सवाल, काफ़ी सरल प्रश्न है। फिर से पॉलिनोमियल वाला दे दिया निम्नलिखित कौन सा घन बहुपद का एक उदाहरण है। सिंपल से देख सकते हैं घन वाला, जैसे ये रहा इसमें x की घात 3 अर्थात ये घन बहुपद वाला सवाल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा पेडागोजी का सवाल दे दिया है कि एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी विधि, इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 3 दोस्त ए बी एवं C के संबंधित स्थान जो इसका निर्देशांक दे दिया है, ये सब दे दिया। तो तीनों बिंदु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों एक रेखाखंड। तो आपको ये हल करना पड़ेगा तब आपके इसका आंसर आएगा। मैं बना दूंगा इसका वीडियो, आप चिंता न करें। निम्न में से एक रचनात्मक व्यवहार से संबंध नहीं रखता है और वह क्रियात्मक क्रिया है। तो दोस्तों ये तुलना वाला है पेडागोजी से संबंधित सवाल। इसके अलावा ये एक वृत्त की त्रिज्या डैश है जिसकी परिधि 36 तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। ठीक है, काफ़ी सरल प्रश्न है। यहाँ से ये गणित का पेडागोजी का दे दिए सवाल। फिर से पेडागोजिक सवाल, ये भी पेडागोजिक सवाल,
ये भी फिर से पेडागोजिक सवाल, फिर से यहाँ मेंसुरेशन आ गया दोस्तों। क्षेत्र में 3 देख सकते हैं, एक बेलन की दी त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा इसका आयतन 550 घन मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो ये सब आपको निकालना पड़ेगा। 3 आयामी संस्थिति टोपोलॉजी गणित में एक शाखा है जो डैश से संबंधित, तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ दे दिया है उस रेखा का समीकरण डैश है जो 2-3 से होकर गुजरती है तथा एक्स के समांतर है, तो ये y बराबर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ ये द्विघात समीकरण दे दिया है, क्वाड्रिक इक्वेशन, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल देख सकते हैं, यदि योग और शून्य का गुणनफल 2 एवं -3/5 है, द्विघात बहुपद। काफ़ी सरल प्रश्न दोस्तों। इसके अलावा ये देख सकते हैं वह कोण जो अपने संपूरक समय से 24 डिग्री कम है, तो काफ़ी सरल। हम जानते हैं संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री के होते हैं, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर इसके अलावा ये मेंसुरेशन वाला दे दिया है, काफ़ी सरल प्रश्न है। 468 गुणकों की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको सिंपल 486 को गुणनखंड विधि से हल करते जाना है। फिर इस प्रकार से हल करते जाएंगे तो गुणनफल के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा ये दे दिया क्षेत्रफल अर्थात मेंसुरेशन, ये क्षेत्रमिति से संबंधित सवाल। फिर से ये देख सकते हैं पॉलिनोमियल वाला सवाल। तो बस ये देख सकते हैं दोस्तों, तो आपने देखा इसमें कि 60 प्रश्न थे जो कि 2018 में आए हुए थे। ये 2018 का प्रश्न दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, जिसमें से आप जानते हैं कि 150 नंबर का प्रश्न पेपर हुआ था, 150 में, जिसमें से जो गणित विषय का वो 60 नंबर का, बाकी हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी का था। तो आपने इस वीडियो में देखा दोस्तों, और आपने जाना कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो चयन परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो काफ़ी मदद मिला होगा इसमें। और दोस्तों इसका मैं कंप्लीट जो सॉल्यूशन है दोस्तों, पूर्ण सॉल्यूशन है या इसका जो हल है दोस्तों, मैं जल्दी ही अपने चैनल में डाल दूंगा, पूरा सॉल्व कराएंगे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि निश्चित ही आपको बहुत मदद मिलेगा, ये वीडियो देखकर आप पूरा अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।